हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से उल्फा के ऊपर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। क्या आपको पता है ये उल्फा कौन है और भारत के किस क्षेत्र में इनका प्रभाव बहुत अधिक देखा जाता है? दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग इसी के ऊपर एक एक करके बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आंतरिक सुरक्षा में जो GS के पेपर 3 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, UAPA के बारे में संभवतः आपने सुना होगा। यह एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, जिसे हम लोग हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तौर पर जानते हैं। इसी अधिनियम के आधार पर भारत सरकार के द्वारा इस उल्फा पर प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो अधिनियम है साल 1967 में आया था और साल 2004 और 2008 में इसमें कुछ और अमेंडमेंट लाए गए और उन संशोधनों के जरिए आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित कुछ प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया था। राइट नाउ उल्फा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन के तौर पर, विद्रोही संगठन के तौर पर जाना जाता है, इसी के संदर्भ में अभी ये समाचार निकलकर सामने आ रहा है कि भैया हम इसी के आधार पर आपके ऊपर जो प्रतिबंध है इसका विस्तार कर रहे हैं। 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल के लिए। थोड़ा हम लोग आज की चर्चा में ये समझें कि आखिर ये उल्फा जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये इसका ओरिजिनेशन क्या है, क्या इसका मकसद है और इससे जुड़े हुए अन्य पक्ष क्या कुछ कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिसे हम ULFA यानी कि उल्फा के तौर पर जान रहे हैं, इसका पूरा नाम है यूनिफाइड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यानी असम में एक यूनिफाइड आर्मी के तौर पर, एक यूनिफाइड विद्रोही गुट, एक संगठित विद्रोही गुट के तौर पर यह काम करना शुरू करता है। कब? तो साल 1979 में। और इसने कोशिश की कि हम एक संप्रभु असम का निर्माण करेंगे। इसके पीछे की वजह क्या रही? वजह दरअसल ये रही कि इनको ऐसा लगने लगा कि बाहर के देश से विदेशी जो हैं वो हमारे यहाँ आकर के रहना शुरू कर दिए हैं और ये हमारे अधिकारों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिए हैं। इससे में हमारे हक को लेकर के एक तनातनी की स्थिति देखी जा सकती है, हमारा हक छीना जा सकता है और हम अपने ही घर में बेघर हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर विदेशी प्रवेशियों के विरोध में और संप्रभु असम निर्माण के मकसद से साल 1979 में इसका गठन हुआ। ध्यान रखिएगा कि साल 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद बांग्लादेश में जो लोग रह रहे थे उनका एक पलायन भी की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। और इनफैक्ट आज तक असम में जो विदेशी को लेकर के एक विरोध है, विद्रोह है, वो कहीं ना कहीं उभरता रहता है। आ रही है बात समझ में? ये सारी जो गतिविधियां हैं ये देखने को मिलती हैं। चीन, पाकिस्तान, म्यांमार जैसे देशों में इनके द्वारा प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया गया। इस विद्रोही गुट में जो भी लोग भर्ती हुए उनको सैन्य साजो सामान से सुसज्जित किया गया, ट्रेनिंग दी गई और एक बड़े संगठन का रूप इसे दिया गया। यह इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हुआ कि इसमें एक जो धरा है वो सैन्य नेतृत्व को संभालता है, वहीं दूसरा धरा के द्वारा राजनैतिक नेतृत्व को महत्व प्रदान किया गया, है ना। इस तरीके से इसने अपनी संरचना को और डेवलप किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उल्फा के अंतर्गत पाकिस्तान के ISI के साथ भी सांठगांठ किया गया। अफगान मुजाहिदीन, म्यांमार में काचीन इंडिपेंडेंट आर्मी, इन सभी के साथ संपर्क बढ़ाया गया। भूटान और बांग्लादेश में शिविर भी स्थापित किए गए और इस तरीके से इसने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया, है ना। इसी के बाद साल 1990 में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन बजरंग चलाया जाता है। भारत सरकार को लगता है कि भाई अब मामला सिर के ऊपर से गुजर रहा है और इसी ऑपरेशन बजरंग के बाद में कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। कई सारे जो इससे जुड़े हुए लोग थे उनको सजा दी गई और देन आफ्टर एक जो गुट है वह सुल्फा के तौर पर जाना गया। ये सुल्फा
दरअसल वो हैं जो उल्फा से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने सरेंडर कर दिया, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। तो इनका जो समूह है ये अलग हो गया, जो उल्फा है वो अलग और सुल्फा अलग, ठीक है। इसी को सरेंडर्ड उल्फा की संज्ञा दी गई और राज्य पुलिस बलों के द्वारा जो सख्त हार्डलाइनर से जो सख्त सिद्धांतों से जुड़े हुए थे, इन सभी को पहचानने की कोशिश की गई। इनके माध्यम से, इनकी मदद से उनको दंडित भी करने की कोशिश की गई कि हम इन सुल्फा से संबंधित जुड़े हुए लोगों की मदद से इन हार्डलाइनर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम लोग पनिश करेंगे। इस तरीके की कार्रवाइयां शुरू की गई। इन कार्रवाइयों को सीक्रेट किलिंग की संज्ञा तक दी गई। गेटिंग इट? तो ये सब जो गतिविधि है हमें उल्फा के कंटेक्स्ट में दिखती है। अब फिर से वही सवाल आ जाता है कि साहब उल्फा को अभी जो प्रतिबंध का विस्तार किया गया है इसके कंटेक्स्ट में, वो क्यों किया गया है? भारत सरकार ने यह पाया है कि साल 2019 से लेकर के 2024 के बीच में अलग अलग स्थानों पर एक्सप्लोसिव्स प्लांट किए गए और 15 अगस्त 2024 को जबकि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन असम में हो रहा था, उस दौरान भी आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को असम के अलग अलग हिस्सों में प्लांट किया गया था। इस तरीके की सूचना भारत सरकार को मिली और अंत में जाकर के भारत सरकार ने कहा कि भारत से असम को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। फिरौती और हिंसा से जो जुड़े हुए उपद्रवी गुट हैं, उग्रवादी गुट हैं, इनके साथ साठगांठ की जा रही है उल्फा के द्वारा। इसी के कारण हम इस पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। आ रही बात समझ में? ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। पहली बार दोस्तों 1990 में इसके अगेंस्ट में प्रतिबंध लगाया गया था। अंतिम बार 27 नवंबर 2019 को इसके अगेंस्ट में प्रतिबंध लगाया गया था। ध्यान रखिएगा कि 29 दिसंबर 2023 को उल्फा के ही एक अलग गुट जिसे पीटीएफ के तौर पर जाना जाता है, इसने भारत सरकार और असम सरकार के साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। बहुत ही रोचक बात है, उल्फा के अंतर्गत 2 धाराओं की स्थिति नए सिरे से हमें देखने को मिलती है, जबकि साल 2012 में उल्फा इंडिपेंडेंट नाम से एक गुट ने अपने आप को शांति वार्ताओं से अलग थलग कर लिया, है ना। उल्फा इंडिपेंडेंट ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार की शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे, हम हिंसक विद्रोह ही करेंगे और हम अपना अधिकार पा करके रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो उल्फा पीटीएफ है, जिसे कि प्रो टॉक फ्रंट कहा जाता है, इसने कहा कि नहीं, हम केंद्र सरकार और असम सरकार के साथ वार्ता करने को तैयार हैं। और तब जाकर के ये त्रिपक्षीय समझौता होता है जिसमें हिंसा को नियंत्रित करने, कम करने, हथियार समर्पण करने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने, देश की अखंडता को महत्व देने, असम विधानसभा में जो इंडिजिनियस कम्युनिटी के लोग हैं, जो निर्जातीय लोग हैं, इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने, साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा असम में 1.5 लाख करोड़ रुपए को निवेश करने को मंजूरी दी गई, इस पर सहमति जताई गई और इस तरीके से इसे एक नए रूप में अपनाया गया। लेकिन दोस्तों वस्तु स्थिति जो है वो यही कहती है कि अभी असम में फिर से उल्फा के अगेंस्ट में जो ये 5 साल के प्रतिबंध का विस्तार है, पूरे उल्फा से संबंधित जो इसके अलग अलग फैक्शंस हैं यानी गुट हैं, जो इसके अलग अलग हिस्से हैं, इन सभी पर ये जो प्रतिबंध है लागू हो जाएगा। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार और असम सरकार के माध्यम से उल्फा की गतिविधियों के अगेंस्ट में क्या कुछ अन्य कार्रवाई देखने को मिलती है। वर्तमान में इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण एंगल्स थे उस पर हम लोगों ने एक एक करके विस्तार से बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मैं एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि P2I फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है। ध्यान रखिएगा कि 27 नवंबर से सुबह में 8 बजे से ये बैच शुरू हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि अभी प्री 2025 को लेकर के और मेंस 2025 को लेकर के अभी भी मामला थोड़ा सा फंस रहा है, जीएस की तैयारी में अभी भी थोड़ी सी और कोर कसर बाकी है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करते हुए सफलता अर्जित कर सकते हैं।
आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। मात्र 18,999 रुपये में राइट नाउ आप इस बैच से जुड़ते हुए जीएस की संपूर्ण तैयारी स्मार्ट तरीके से करते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही यदि आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको ऐसा लगता है कि प्री 2025 को लेकर के मामला थोड़ा फंस रहा है, प्री 2025 में कैसे क्वालिफाई करें, कैसे जल्द से जल्द सारे सिलेबस को कवर करें, किस तरीके से टेस्ट के माध्यम से अपने आप को इवैल्यूएट करें, तो आपका स्वागत है इस SIP प्लस 2025 बैच में। ध्यान रखिएगा 30 नवंबर से सुबह में 8 बजे से इस बैच की शुरुआत की जा रही है और यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 6,000 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर मेरे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मेरे इस इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे इस मेल आईडी के जरिए भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।